नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। बदलते फैसले, एक पुलिसकर्मी की कहानी से, हाँ, ये कहानी है जो कि एक पुलिस ऑफिसर। जो फिलहाल सस्पेंडेड है। एक गलती हुई थी ड्यूटी पर। और अब वो 911 इमरजेंसी कॉल सेंटर में काम कर रहा है। कल उसकी नौकरी का फैसला भी होना है कोर्ट में। हाँ, और सिर्फ नौकरी नहीं, उस पर मुकदमा भी चल रहा है, वो ड्यूटी वाली घटना का। अपराध बोध है। और पर्सनल लाइफ, वो भी मतलब बिखरी हुई है। पत्नी छोड़ गई, बेटी से मिलने नहीं देती। बिल्कुल। और इन सब के बीच वो उम्मीद कर रहा है कि कल झूठी गवाही होगी और वो बच जाएगा, नौकरी वापस। इसी मतलब तनाव वाले माहौल में एक रात वो अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश कर रहा है। बात हो नहीं पा रही। और तभी तभी एक कॉल आती है 911 पर, एमिली नाम की महिला की। आवाज थोड़ी अजीब, जैसे वो मतलब कहीं और ही है। हाँ, शुरू में तो लगा कि शायद कोई रूटीन अजीब कॉल होगी। 911 पर आती रहती है ऐसी कॉल्स। लेकिन फिर पीछे से एक आदमी की आवाज, धमकाने वाली, कि हाँ। फोन काटो। अच्छा, तो जो को शक हुआ। हाँ, बिल्कुल। उसने फिर सीधे सवाल करने शुरू किए। पूछा, क्या तुम्हारा अपहरण हुआ है? और जवाब हाँ, बस हाँ या ना में। यहीं से मामला एकदम तेज हो गया। बिल्कुल। जो ने फिर पूछा, पता चला अपहरणकर्ता कोई करीबी है, एक सफेद वैन में है, हाईवे पर। शहर से बाहर ले जा रहा है। यहाँ एक बात सोचने वाली है, जो कितनी जल्दी इस नतीजे पर पहुंच गया कि ये अपहरणी है। क्या ये उसकी ट्रेनिंग थी? या शायद उसकी अपनी मानसिक हालत। वो खुद इतने तनाव में था, शायद वो सबसे बुरा सोच रहा था। हो सकता है। खैर, उसने फौरन हाईवे पेट्रोल को जानकारी दी, कॉल होल्ड पर रखी। लेकिन दिक्कत ये थी कि वैन का नंबर नहीं पता था। और एमिली की बातों से अपहरणकर्ता को शक हो गया कि वो किसी और से बात कर रही है। कॉल कट गई। हाँ, जो ने कहा कि अगली बार कॉल करे तो सीधे उसी से बात करे। उधर पेट्रोलिंग टीम को एक सफेद वैन मिली भी, पर वो गलत थी। नंबर चाहिए था। अब जो क्या करें, यहाँ वो मतलब नियमों से थोड़ा हटकर हाँ। सोचने लगा। उसने एमिली की जानकारी से उसके घर का नंबर निकाला। हाँ, और फोन कर दिया। ये प्रोटोकॉल के खिलाफ था, है ना? डिस्पैचर का काम जानकारी आगे देना है, खुद इन्वेस्टिगेटर बनना नहीं। बिल्कुल, पर शायद उसे लगा कि स्थिति ऐसी है कि हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ। और फोन उठाया एमिली की 6 साल की बेटी ने। ओहो। बच्ची ने बताया कि पापा हेनरी मम्मी को लेकर गए हैं और घर पर वो और उसका छोटा भाई अकेले हैं। अकेले घर पर? हाँ, और उसने पापा यानी हेनरी का फोन नंबर भी दे दिया। अच्छा, इससे तो काफी मदद मिली होगी। हाँ, उस नंबर से जो को गाड़ी का प्लेट नंबर पता चला और हेनरी के खिलाफ पहले से कुछ मामले दर्ज थे, वो भी पता चला। तो हेनरी का रिकॉर्ड ठीक नहीं था, इससे तो जो का शक और पक्का हो गया होगा। बिल्कुल, उसे लगा हेनरी ही विलेन है और बच्चे घर पर अकेले। उसे चिंता हुई। उसने बच्ची को वादा किया कि वो मदद भेज रहा है। पर पता चला कि शहर में कहीं आग लगी हुई थी। सारी ऑफिशियल रेस्क्यू टीम्स वहां बिजी थीं। अरे, अब क्या? सिस्टम तो मदद नहीं कर पा रहा, समय निकलता जा रहा है। यहीं पर जो ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने अपने एक दोस्त को फोन किया, एक सार्जेंट को। और उससे कहा कि वो गैर आधिकारिक तौर पर, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड्स, एक टीम एमिली के घर भेजे। हाँ, सार्जेंट ने उसे चेताया भी, याद दिलाया कि कल तुम्हारी सुनवाई है, कोई और पंगा मत लो। लेकिन जो माना नहीं। नहीं, वो अड़ गया। ये शायद उसकी हताशा थी या वो अपराध बोध जो उसे खा रहा था। वो शायद खुद को साबित करना चाहता था। इसी बीच उसने हेनरी को उसके पर्सनल नंबर पर फोन किया। हाँ, वैन का जिक्र किया। हेनरी चौंक गया और उसने फोन काट दिया। फिर जो ने अपने उस सहकर्मी को फोन किया जिसे कल झूठी गवाही देनी थी। वो भी डरावा था। हाँ, उसे डर था कि कहीं उसकी नौकरी न चली जाए। पर जो ने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम एमिली के घर जाओ, देखो क्या चल रहा है। कि इसमें इन्वॉल्व हो गया था, अपनी नौकरी, अपना भविष्य सब दांव पर लगाकर। तभी एमिली की बेटी ने दोबारा फोन किया, कहा दरवाजे पर कोई है। जो ने उसे समझाया कि वो पुलिस है, दरवाजा खोल दो। और फिर फोन पर जो खबर आई वो भयानक थी। क्या हुआ? जो पुलिस टीम घर के अंदर गई थी, उन्होंने बताया कि बच्ची के कपड़ों पर खून लगा है। खून? किसका? उसके छोटे भाई का। वो सो नहीं रहा था, उस पर चाकू से हमला हुआ था और वो मर चुका था। ओह, हे भगवान, ये तो कहानी पूरी पलट गई। हाँ, जो अब तक हेनरी को अपहरणकर्ता विलन समझ रहा था, लेकिन अब बच्चा मर चुका है, घर के अंदर, माँ बाप बाहर है। ये क्या हुआ? बिल्कुल, सारी धारणाएं सब हिल गईं। ये दिखाता है कि अधूरी जानकारी कितनी खतरनाक हो सकती है। जो तो सदमे में होगा। हाँ, उसने फौरन एमिली को फोन मिलाया।
एमिली ने बताया वो हेनरी के बगल वाली सीट पर है, वैन में। अब जो के दिमाग में क्या चल रहा होगा, गुस्सा, कंफ्यूजन, शायद दोनों। वो अभी भी शायद यही मान रहा था कि हेनरी ही जिम्मेदार है। गुस्से में उसने एमिली को कहा, सीट बेल्ट पहनो, हैंड ब्रेक खींच दो। और फिर उसने पूछा, आसपास कोई भारी चीज है? एमिली ने कहा, हाँ, ईंट जैसी कोई चीज है। और या जो ने वो भयानक सलाह दे दी। हाँ, उसने कहा जब हेनरी पास आए उस ईंट से उसके सिर पर मारना, वो इसी लायक है। ये गुस्सा और गलतफहमी का नतीजा था। हाँ। उसे लगा हेनरी ने बच्चे को मारा है। लेकिन अगले ही पल एमिली ने कुछ ऐसा कहा जिससे जो के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कहा उसने? उसने कहा, हेनरी इतना गुस्सा क्यों है? मैंने तो बस अपने बेटे के पेट से सांप निकाले थे, चाकू से। उसके बाद वो शांत हो गया। क्या? सांप चाकू से? हाँ, जो हैरान रह गया। उसने पूरी बात पूछी और फिर सच सामने आया। एमिली ने बताया कि बेटे के पेट में दर्द था। उसे लगा पेट में सांप है, तो उसने चाकू से उन्हें निकाल दिया। हे भगवान, ये तो मतलब एमिली ने। हाँ, एमिली ने ही अपने बेटे पर हमला किया था। वो मानसिक रूप से अस्थिर थी। तो हेनरी अपराधी नहीं था? नहीं, वो शायद एक बेबस पति था जो अपनी पत्नी को, जिसने शायद अनजाने में अपने बेटे को मार डाला था, कहीं ले जा रहा था, शायद हॉस्पिटल या शायद बेटी को बचाने के लिए। और ठीक उसी वक्त जो के कहने पर एमिली ने हेनरी पर हमला कर दिया। हाँ, ईंट से, और वो भाग गई। जो ने ये सब फोन पर सुना। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। कितनी भयानक गलती। बिल्कुल, उसके नेक इरादे गलत जानकारी की वजह से एक और त्रासदी बन गए। तभी उसके दोस्त का फोन आया जो सार्जेंट एमिली के घर गया था। हाँ, उसने बताया कि पड़ोसियों से पता चला है एमिली मानसिक रूप से बीमार है, पहले मेंटल हॉस्पिटल में थी। लेकिन हेनरी के पास शायद इलाज के पैसे नहीं थे, तो वो उसे घर ले आया था। हाँ, और बेटा मरने के बाद हेनरी शायद उसे वापस हॉस्पिटल ही ले जा रहा था। अब जो को पूरी तस्वीर साफ दिखी, और उसमें अपनी भूमिका भी। उसका हस्तक्षेप जो मदद के लिए था, उसने स्थिति को और बिगाड़ दिया। उसने हेनरी को फोन किया। वो घायल था, पर उसे सिर्फ अपनी बेटी की चिंता थी। जो को बहुत पछतावा हुआ, गहरा पछतावा। कुछ देर बाद एमिली ने फिर फोन किया। हाँ, एक हाईवे के पुल से। उसने कहा कि उसे एहसास हो गया, उसके कपड़ों पर बेटे का खून है, उसने अपने बच्चे को मार डाला। वो जीना नहीं चाहती थी, कह रही थी वो कूदने वाली है। जो ने क्या किया? उसने उसे बातों में लगाने की कोशिश की। उसे कहा, ये सब मेरी गलती है। और फिर शायद पहली बार पूरी ईमानदारी से उसने अपनी कहानी सुनाई। हाँ, उसने एमिली को बताया कि कैसे 8 महीने पहले ड्यूटी पर गुस्से में उसने एक 19 साल के लड़के को गोली मार दी थी। और कैसे वो झूठी गवाही के सहारे बचने की फिराक में था। उसने अपना अपराध बोध, अपना झूठ सब कबूल किया उस अजनबी महिला के सामने। बताया कि इसी झूठ की वजह से पत्नी उसे नापसंद करती है, बेटी से दूर है। ये एक अजीब सा पल था। वो शायद एमिली में अपना ही अक्स देख रहा था। दोनों ने काबू खोया, दोनों ने भयानक गलतियां की। हाँ, लेकिन जहां एमिली अपनी गलती मानकर खुद को सजा देना चाह रही थी, वहीं जो अब तक सजा से भाग रहा था झूठ के सहारे। शायद एमिली से बात करके उसे अपने झूठ का मतलब खोखलापन समझ आया। हाँ, ये कबूलनामा शायद उसके लिए भी एक तरह की मुक्ति थी। 8 महीने का बोझ कुछ हल्का हुआ। और इसी बातचीत के दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई और एमिली को कूदने से ठीक पहले पकड़ लिया। चलो, ये राहत की बात हुई। और फिर एक और खबर आई, अच्छी खबर। क्या? एमिली का बेटा, वो गंभीर रूप से घायल था, आईसीयू में था, लेकिन जिंदा था। अरे वाह, वो मरा नहीं था? नहीं। तो जॉन ने अनजाने में ही सही, पर 2 जानें बचा ली, एमिली की और उसके बेटे की। हाँ, लेकिन ये राहत मिलते ही उसे वो जान याद आई जो उसने ली थी, वो 19 साल का लड़का। उसे लगा कि एक परिवार को बचाते हुए उसने एक दूसरे परिवार को तबाह किया था। और ये एहसास, ये निर्णायक था। उसने फैसला कर लिया। हाँ, उसने अपने सहकर्मी को फोन किया, बाकी गवाहों को फोन किया, कहा किसी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच बोलना है। बिल्कुल। और उसने उस रिपोर्टर को भी फोन किया जो बार बार उसे फोन कर रही थी, और उसे सारी कहानी बता दी, पूरी सच्चाई। अगले दिन कोर्ट में फैसला आया। जाहिर है उसके खिलाफ उसे सजा मिली। लेकिन कहानी के आखिर में बताया गया है कि सजा मिलने के बाद उसके मन से वो भारी बोझ उतर गया, अपराध बोध खत्म हो गया। उसे एक अजीब सी शांति मिली। सच बोलने की कीमत चुकाकर उसने अपनी आत्मा को शायद आजाद कर लिया। तो ये कहानी एक रात की है, लेकिन ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये अपराध बोध की कहानी है, सच की ताकत की कहानी है। और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के नतीजों की।
कैसे अधूरी जानकारी पर लिए गए फैसले सब कुछ उलझा देते हैं। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे एक इमरजेंसी कॉल किसी इंसान को उसके अपने अंदर के अंधेरों का सामना करने पर मजबूर कर सकती है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे भी हैं, सिस्टम की कमियां भी हैं, व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सवाल भी है। बिल्कुल। जो के फैसले जो अक्सर नेक इरादे से थे पर गलत जानकारी पर आधारित थे, वो दिखाते हैं कि इरादे अच्छे होने पर भी नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। सुनने वालों के लिए इसमें ये सोचने वाली बात है कि आपातकालीन स्थितियों में चीजें कितनी जटिल होती हैं। हाँ, पर्दे के पीछे काम करने वालों पर कितना दबाव होता है, उनकी अपनी जिंदगियां, उनकी उलझनें कैसे उनके फैसलों पर असर डाल सकती हैं। और ये कि सीमित जानकारी के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना या राय बना लेना कितना खतरनाक हो सकता है। आखिर में एक सवाल रह जाता है जो कहानी में कहता है ये सब मेरी गलती है। क्या वाकई सारी गलती जो की थी? हाँ, उसके हस्तक्षेप ने स्थिति बिगाड़ी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वो सिर्फ एक उत्प्रेरक था? मतलब क्या वो एमिली की मानसिक हालत और हेनरी की लाचारी से पैदा हुई एक दुखद स्थिति में बस फंस गया था? ये सोचने वाली बात है। जब हम अच्छे इरादे से कुछ करते हैं पर हमारी समझ अधूरी होती है या गलत होती है और नतीजे बुरे निकलते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी कहाँ तक है? कहाँ पर मदद करने की कोशिश मदद न रहकर नुकसान पहुंचाने लगती है, इस पर विचार किया जा सकता है।